मोदी 3.0 ये मंत्रिमंडल कैसा दिखने जा रहा है। जिन सरप्राइज एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ये तय है ओडिशा के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंच चुके हैं। आज चाय पर बुलाया गया है और जितने चेहरे आज आप प्रधानमंत्री के साथ यहां पर देखने जा रहे हैं, ये तय माना जा रहा है कि ये मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर का नाम इस लिस्ट में अब तक सामने नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि अनुराग ठाकुर शायद इस बार जेपी नड्डा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक कारण ये हो सकता है, लेकिन अभी इस पर औपचारिक मोहर लगनी बाकी है। सुमीर जी, आप अनुराग ठाकुर के विषय पर भी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि अगर जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर दोनों हिमाचल से आते हैं, लेकिन जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो गुजरात से राज्यसभा गए हुए, तो अगर देखा जाएगा तो वो गुजरात से काउंट किए जाएंगे, हिमाचल से नहीं किए जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार वहाँ पर इंदुबाला गोस्वामी की संभावना लग रही है मुझे, कि जो राज्यसभा सांसद हिमाचल से, उनका नाम कल भी चल रहा था। हो सकता है इंदुबाला गोस्वामी को वहाँ से मंत्री बनाया जाए, जो राज्यसभा से हिमाचल से, उनकी कल तो काफ़ी चर्चा थी। और जिस तरीके से अभी मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई है, जिस तरह से गठबंधन के सहयोगों को एडजस्ट करना है, तो कुछ लोगों को तो मुझे लगता है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कहीं लेके। अनुराग ठाकुर को प्रदेश में भेजा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी वहां पर कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री हिमाचल के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती होगी। तो हो सकता है अनुराग ठाकुर को वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा जाए, या कहा जाए कि आप संगठन का काम करो, जब सरकार आएगी तो वहां मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो प्रदेश की राजनीति में अनुराग ठाकुर वापिस लौट सकते हैं। भविष्य क्या होगा अनुराग ठाकुर का, ये तो आगे पता चलेगा। अनंत विजय जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनंत विजय जी, ये एक सरप्राइज है कि अनुराग ठाकुर इस मंत्रिमंडल में फिलहाल शामिल नहीं हो रहे हैं। पहली सूची में उनका नाम सामने नहीं आया है। इसके पीछे सीधे सीधे क्या वजह समझ में आती है? जेपी नड्डा वर्सेस अनुराग ठाकुर का जो नैरेटिव गढ़ा गया प्रदेश में, क्या वो बड़ी वजह समझ में आ रही है? मुझे याद पड़ता है कि हमीरपुर की रैली में अमित शाह ने कहा था वहां के जनता को कि तुमको, आप लोगों को एक रेडीमेड मंत्री दे रहा हूं। तो अभी थोड़ा मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। चाय पार्टी में नहीं आना, नाम कट जाना, लेकिन अगर नहीं बनते हैं अनुराग ठाकुर मंत्री, तो कोई अहम जिम्मेदारी उनको संगठन में दी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, चाहे वो हार के कारण हैं, चाहे वो किसी अन्य कारणों से हैं, जिसकी वजह से उनको संगठन में उपयोग किया जा सकता है। तो अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल न किया जाना, लगातार 5वीं बार सांसद जीते हैं, तो लेकिन बीजेपी का नेतृत्व चौंकाता तो रहता ही है हमेशा अपने निर्णयों से। आप याद करिए, पिछली बार जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, तो ये कयास हम लोग स्टूडियो में बैठ के लगा रहे थे कि उनको कोई बहुत बड़ा और अच्छा मंत्रालय मिलेगा, जाइंट किलर, जाइंट स्लेयर, ये सब कहा जा रहा था, लेकिन उनको महिला एवं बाल विकास दिया गया। आपकी किस पर निगाहें टिकी हुई हैं? आप क्या सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब सरप्राइज तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बीजेपी कुछ ऐसे चेहरों को लेकर आएगी जिसमें SC ST होंगे, OBC होंगे और महिला होंगे। सर देखिए, अब प्रोबेबल्स पे बात करें उससे पहले जिनकी श्योरिटी दिखाई दे रही है, हम उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। मोदी जी ने चाय पे बुलाया, मतलब श्योरिटी है। नहीं, बड़े नाम की बात कर रहे हैं। लाइटर वेन पे क्रिकेट बोर्ड में भी भारी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हाँ बिल्कुल। पुराने खिलाड़ी हैं उस मंच के भी, बोर्ड के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सर लेकिन एक नाम देखिए ना, जो अभी स्क्रीन पर है, राजनाथ सिंह। मोदी सरकार में इंपॉर्टेंट मंत्रालय संभाल चुके हैं। आप पहले टेन्योर की बात करें, गृह मंत्रालय था, दूसरे टेन्योर की बात करें, रक्षा मंत्रालय। CCS कमेटी के मेंबर भी है राजनाथ सिंह। ये चाय पर बुलाए गए हैं, पहुंच चुके हैं। कुछ नाम मैं पहले जल्दी से बता देती हूँ। राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, ये 3 नाम जो इस वक्त 7 लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद है। देवेंद्र, कोई शंका इन 3 नाम को लेकर? सबसे पहले राजनाथ सिंह। नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, इस तरह के नाम में दूर दूर तक किसी शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। और जैसा कि पहले से हम लोग रिपोर्ट करते आए हैं कि जो CCS की प्रकृति भी है, वो प्रकृति उसी रूप में रहेगी। और अभी भी हम लोग उसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि CCS की प्रकृति में भी कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। एक महिला रिप्रेजेंटेशन उसमें रहेगा ही रहेगा। निर्मला सीतारमण को फिर से मंत्री बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर बड़े लेवल पर किसी बड़े सरप्राइज का इंडिकेशन अभी तक नहीं आया है। और जितनी सारी चीज़ें चल रही थी
वो कि इस तरह के बार्गेन हो रहे हैं, इस तरह का डिमांड है, उस तरह की चीज़ें रही नहीं। एक दो ग्लिचेस ज़रूर रहे हैं जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिल रही है, और चाहे जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल की बात कर रहे हैं, इन लोगों की तरफ से ज़रूर कुछ शिकायतें रही हैं, लेकिन वो शिकायत भी कोई ऐसी नहीं रही जिस पे कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ता नज़र आए। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी के साथ इस पहले मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। लेकिन आगे जैसे जैसे इस सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ेगा उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिखेंगे। जैसे अभी सरकार गठन के समय जितना स्मूथ ड्राइव दिख रहा है, इतना स्मूथनेस आगे नज़र नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि टीडीपी के नारा लोकेश ने जिस तरह के बयान दिए हैं उससे साफ समझा जा सकता है कि समय समय पर जब जब उन्हें प्रेशर बनाना होगा सहयोगी दलों को, वो इस तरह के बयान देंगे, और उस बयान के मार्फत कोशिश ये रहती है कि अपनी बात मनवाई जाए और सरकार पर प्रेशर बनाया जाए। वो एक चैलेंज देखने वाली बात रहेगी। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी को जब जब जो जिम्मेदारी मिली है, इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जाती रही हैं। जैसे पहली बार जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया था, तब ये चर्चा खूब जोरों से उठी थी कि जिस व्यक्ति ने कभी विधायक का भी चुनाव नहीं लड़ा, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा, सरकार में कभी मंत्री नहीं रहे, उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद जब वो दिल्ली आए थे तब भी ये कहा गया था कि सिर्फ राज्य का उनको अनुभव है, दिल्ली की राजनीति का उस तरह से अनुभव नहीं, और केंद्र सरकार का जो अनुभव है बहुत अलग तरीके का होता है। चुनौतियों की शुरुआत तो बिहार से भी हो सकती है, इस तरह के चैलेंजेस लगते रहे। नाम देवेंद्र सामने आने लगे हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सीसीएस में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वो चार चेहरे जो पिछली सरकार में भी देखने को मिल रहे थे, वो चार चेहरे इस बार भी श्योर हैं सीसीएस में। लेकिन बिहार में इस बार क्या होने जा रहा है, जो नाम है संभावित मंत्रियों के, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, लल्लन सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है जेडीयू कोटे से। इसके साथ ही साथ रामनाथ ठाकुर की अगर आप बात करेंगे, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान को भी फोन आ चुका है और वो भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। वो भी चाय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो ये वो नाम है जो फिलहाल सामने आ रहे हैं। और चिराग पासवान, जिनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है, पांचों की पांचों सीटें उन्होंने जीतकर एनडीए के खाते में जोड़ी हैं, तो चिराग पासवान का मंत्री बनना अब बिल्कुल तय समझा जा रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में पहली बार चिराग पासवान शामिल हो रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, ये आप बिल्कुल तय समझ सकते हैं। देवेंद्र, कल भी जब हम बिहार की चर्चा कर रहे थे तो इन्हीं नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे थे। लल्लन सिंह, जो कि भूमियार कम्युनिटी से आते हैं, आप रामनाथ ठाकुर की बात करेंगे, जो कि महादलित चेहरा हो जाएंगे, और चिराग पासवान, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ये मंत्री पद अपनी झोली में डाला है। ये देवेंद्र जो प्राची सवाल पूछ रहे हैं, मेरा इसमें ही एक एडिशन क्वेश्चन है। ललन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं, गिरिराज सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं। अगर हम बेल्ट की बात करें, मुंगेर और बेगूसराय, वो बेल्ट भी अगल बगल की है। इसे किस तरीके से प्लान किया गया, सोचा गया, एनडीए में चर्चा की गई? मीनाक्षी, निश्चित तौर पर यह सवाल बहुत दिलचस्प है। और आप देखें तो कास्ट इक्वेशन के हिसाब से एक ही बेल्ट के, एक ही जात के दो लोगों का शामिल किया जाना बिल्कुल भी उस खांचे में फिट नहीं बैठता। भूमिहार के हिसाब से बात करें तो गिरिराज सिंह भूमिहार के यूपी बिहार में सबसे बड़े चेहरे हैं बीजेपी के पास। और बीजेपी के पास क्या, आप अक्रॉस द पार्टी अगर आप देखें तो उसमें आपको सबसे बड़े चेहरे के तौर पर, सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पर नजर आएंगे। लेकिन ललन सिंह का अपनी जाति में वैसा बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं है। ललन सिंह की जो महत्ता है वो ये कि एक न्यूसेंस वैल्यू कहते हैं ना पॉलिटिक्स में, कि अगर ललन सिंह को पिछली बार शामिल नहीं किया गया था, उनकी जगह आरसीपी को शामिल किया गया था, तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं चली थी कि जेडीयू का बीजेपी से जो अलगाव हुआ उसमें ललन सिंह की भी नाराजगी एक वजह शायद रही थी, ऐसा कहा जाता है। जेडीयू के खेमे के भीतर कहा जाता है। शायद उस लिहाज से इस बार जेडीयू और बीजेपी दोनों ने यह सतर्कता बरती होगी कि अगर फिर से उनको खाली छोड़ा जाए, आगे विधानसभा चुनाव होने हैं, तो शायद खतरा हो सकता है, और इस लिहाज से ज़्यादा बेहतर होगा कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। अन्यथा कास्ट इक्वेशन के हिसाब से जेडीयू के लिए कोई और कास्ट सूट करता बनस्पत इसके कि वो भूमिहार कम्युनिटी के व्यक्ति को ही वहाँ पर मंत्री बनाए, क्योंकि भूमिहार आमतौर पर बिहार में बीजेपी का बहुत ब्लाइंड सपोर्टर माना जाता है। और अगर जेडीयू बीजेपी के साथ है तो इक्वेशन ऐसे ही सेटिस्फाई हो जाता है। फिर भी ये किया गया तो ये एक दिलचस्पी वाली बात ज़रूर है, और उसकी वजह मैंने वही बताई कि ललन सिंह को खाली छोड़ना दोनों ही दलों को रिस्की लगा होगा। बिल्कुल, पिछली बार जो उन्होंने किया था उससे सबक लेते हुए ललन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। संजीव जी, जिस मुश्किलों की हम बात कर रहे थे, उस मुश्किलों को कैसे टैकल करना है वो शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। ललन सिंह से आपको खतरा हो सकता है, तो पहले ही उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। ललन सिंह तो प्रतीक है, खतरा तो होगा, तो प्रॉब्लम आएगी तो नीतीश कुमार से आएगी। तो देखिए, मैं देवेंद्र की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो उन्होंने बीच में अपने एक उत्तर में कही कि शुरुआत जितनी स्मूथ है
उतनी लगातार स्मूथनेस नहीं रहेगी, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, कितनी भी उठापटक कर लें, कितना भी कुछ भी करें, जो संख्या गणने तब संसद की है उसके साथ जब तक आप सहज नहीं होएंगे, जब तक अपने सहयोगियों को थोड़ा बहुत अपने कंधे में बिठा के नहीं चलेंगे, जब तक आपकी मुश्किल रहेगी। क्योंकि आपका आंकड़ा आपको सरकार बनाने पे के सबसे निकट रखता है, आप सबसे मजबूत दावेदार हैं, लेकिन आप बिना सहयोग के कुछ नहीं है। 240 हो, 250 हो, 265 हो, जब तक आपके 272 नहीं है, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो जिस दिन किसी और वो जो उनके इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, नायडू के बेटे का जो इंटरव्यू आज छपा है और ANI ने लिया है, देखिए दिलचस्प बात वो प्रसारित कर रही है 15-15 मिनट का इंटरव्यू। जोड़ देता हूँ, जैसे बिहार के अंदर अपनी अपनी उपयोगिता सब दिखा रहे हैं, तो मांझी तो अकेले सांसद बने अपनी पार्टी से, तो जिस दिन परिणाम आए दूसरे दिन उन्होंने एक बोर्ड लगाया घर के बाहर बड़ा सा, बिहार में बाहर है, दिल्ली में बिन मांझी सब बेकार है। तो वो बताना चाहते थे कि भाई दिल्ली में मेरी कितनी उपयोगिता है। बीजेपी के मैनिफेस्टो पे सब पे खड़े कर दिए सवाल, न UCC न मुस्लिम रिजर्वेशन, अब सब उस पर चुप बैठेंगे। नहीं तो अब तक बीजेपी के नेता कर रहे होते देखिए, मुझे ब्रेक के लिए बार बार कॉल आ रहा है, लेकिन आप ब्रेक ले लो पहले। बहुत सारा बोलना चाह रहे हैं बिहार पर। नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि इंटरव्यू की बात हो रही है। नारा लोकेश ने 2 दिन पहले एक हिंदू को इंटरव्यू दिया, जिसमें एक लाइन बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर क्या आप प्रेस करेंगे, और उसी में 2018 में आप NDA को छोड़ के गए थे, तो नारा लोकेश ने ये कहा कि हम पिछली बार जब गए थे तो शर्त के साथ गए थे, और इस बार जब आए हैं तो बिना किसी शर्त के आए हैं। तो अगर हम फेस वैल्यू पर ही लें तो हमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों फेस वैल्यू को लेके अपने विवेक से उसका आकलन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में 1.5-2 वर्षों तक नरेंद्र मोदी की सरकार को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। 1.5-2 वर्षों के बाद विधानसभा चुनावों मैनेज करके चला जा रहा है, जिस फेस वैल्यू की आप बात कर रहे हैं। जब विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे उसके बाद कुछ हो सकता है।